हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले गिब्स टू है मर्गुलस इक्वेशन का थ्योरम भी और डेफिनेशन भी। और इसमें देखो दो टर्म आता है, एक बार आता है गिब्स टू हेम इक्वेशन, फिर आता है उसमें कुछ हम लोग ऐड करते हैं तो आता है गिब्स टू है मर्गुलस इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा लेंदी होने वाला है लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले समझ लेते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। तो गिब्स टू हेम जो है सो एक इक्वेशन देता है जो कि रिलेट करता है केमिकल पोटेंशियल में जो चेंज होता है कंपोनेंट के साथ किसी भी सिस्टम में, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के साथ, उसको रिलेट करने के लिए जो थ्योरम आता है, जो इक्वेशन आता है, वही हम लोग को बोलते हैं गिब्स टू हेम इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है इसको हम लोग यू से दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है कि जो अगर फेज एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है तो वहाँ जो केमिकल पोटेंशियल का चेंज होता है वही यू आई होता है। ठीक है, और ये उस कंपोनेंट उस सिस्टम में जो भी कंपोनेंट लिए, जितना भी आपका नंबर ऑफ मोल है उससे क्या रिलेशन रहता है वो दिखाता है। तो ये आपका देखो एन आई है, दैट इज मोल्स, एंड यू आई है जो कि केमिकल पोटेंशियल होता है। तो आई क्यों लिए हुए यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट मैंने मान लिया एन ले लिया मैंने, तो एन लेते लेकिन दोनों सेम हो जाता है, मैंने यहाँ पे आई ले लिया कि मान लो कि नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ पर आई है तो एन आई हो गया नंबर ऑफ कंपोनेंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, और ये केमिकल पोटेंशियल वहाँ पे कितना चेंज होगा, ये इसको जब सम अप करेंगे तो ये इक्वेशन आता है, इसको बोलते हैं गिब्स टू हेम इक्वेशन। लेकिन ये प्रूफ कैसे होता है इसको देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आई है, इतना ले लिया, यू आई केमिकल पोटेंशियल है कंपोनेंट आई का। देखो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ये मेक श्योर द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंपोनेंट कांट चेंज इंडिपेंडेंटली, अ चेंज इन वन इफेक्ट्स द अदर। बोल रहा क्या कि जो अगर हम लोग केमिकल पोटेंशियल को चेंज करते हैं किसी भी कंपोनेंट का तो वो इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं होगा। मतलब क्या कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग केमिकल पोटेंशियल को चेंज कर दिए तो बात हो गया, उसके चेंज होने से दूसरे पर भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना, उसके चेंज होने पर से इस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, उसी को यहाँ पे देखना है। इसमें बाइनरी लिक्विड का थोड़ा सा एक एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि हम लोग अगर इसमें ना मर्गुलस इक्वेशन को अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो यहाँ बाइनरी लिक्विड का थोड़ा सा यहाँ पे रोल आएगा। बाइनरी लिक्विड क्या होता है, इसमें दो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट, देखो यहाँ पे अब हम लोग आई कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं ना, इसके बाद लास्ट में हम लोग दो कंपोनेंट के लिए करेंगे, आप ए भी बोल लो 1 2 बोल लो, वो मैटर करता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग बाइनरी कंपोनेंट के लिए करते हैं, बाइनरी मिक्सचर के लिए करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ए है, मोल फ्रैक्शन बी है, और वहाँ पे आ जाता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। मतलब क्या, जो केमिकल पोटेंशियल था इसको चेंज करके से हम लोग एक्टिविटी कोफिशिएंट ले आएंगे। केमिकल पोटेंशियल जो होता है ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है, लेकिन ये जो होता है आपका नॉन आइडियल के लिए होता है। तो ये आइडियल के लिए करेंगे तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब हमको नॉन आइडियल करना पड़ेगा तो फिर हम लोग यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं गिब्स टू हेम मर्गुलस इक्वेशन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गिब्स टू हेम यूजिंग एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो देखो गिब्स टू हेम का ही इक्वेशन में जब हम लोग बस सिर्फ एक्टिविटी कोफिशिएंट जोड़ देते हैं तो ये डिराइव हो जाता है। डेरिवेशन क्या होता है देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें इतने नंबर ऑफ मोल्स है N1 N2 N3 दैट अप टू Ni। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, मैंने आपको गिब्स फेज रूल में बताया था कि जी जो होता है ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, नंबर ऑफ मोल्स का, मतलब कि ये इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे मोल्स को जोड़ देती हूँ तो मेरा एक कैपिटल N आ जाता है, जो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये सब को मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो जी को मैं एक बार करूँगी टी के कंपेरिजन में। देखो ये तीनों का फंक्शन होता है, ये तीनों इसका फंक्शन है, एफ मतलब फंक्शन है, तीनों का फंक्शन होता है। तो मैं एक एक के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। तो पहले मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो बाकी जो टर्म्स थे उसको मैंने कांस्टेंट रख दिया। dG/dt जब मैंने करा तो यहाँ पे प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो मैंने कांस्टेंट रख दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने यहाँ पे N1 N2 अप टू Ni लिखा है, और जो आप यहाँ लिखते हो वो यहाँ लिखते हो, ये तो बात पता ही है। फिर हमने जो है सो प्रेशर के टर्म में इसको डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स मैंने कांस्टेंट रखा। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा। और मैं जानती हूँ कि ये सब जो काम मैं कर रही हूँ ये मैं टाइम टाइम नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर और प्रेशर के यहाँ पे कांस्टेंट में कर रहे हैं, है ना। dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप खुद बताओ, जब ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, क्या सिर्फ ये वाला बचेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dG/dN है, dG/dN होता है, dG/dN जो होता है इसके लिए आता है यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल, ये इसके लिए क्या आता है, केमिकल पोटेंशियल। बाकी आपका बच गया ये वाला। तो हमने यहाँ पे I लिखा था, ये अब तो आपका N1 N2 तक चलेगा, N1 N2 N3 तक चलेगा। तो इसी को मैंने यहाँ लिख दिया μ1 dN1 μ2 dN2, यहाँ पे μ2 dN2 μ3 dN3, और ये चलेगा UI dNi तक, डेफिनेट कंपोनेंट के लिए, डेफिनेट कंपोनेंट के लिए यहाँ पे ही चलेगा। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं वो छोटे टर्म के लिए होता है, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो बड़े टर्म के लिए होता है। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो डी का यहाँ पे सिर्फ जी आ जाएगा, dn का सिर्फ यहाँ पे एन आ जाएगा, है ना, dn का यहाँ पे एन आ गया, n1 यहाँ पे n1 यहाँ पे n2। तो इंटीग्रेटिंग करने पर ये डी साइन जो है सो हट जाता है। ठीक है,
अब हम लोग फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये आपका N1 DU है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। मतलब कि पहले एक बार इसको छोड़ देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको छोड़ेंगे फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए DG बराबर जो है हमने N1 को रहने दिया, DU अच्छा डिफ्रेंशिएशन जो यहीं पर से हुआ है, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक बार क्या करेंगे, पहले हमने N1 को छोड़ दिया, पहले हमने U1 को किया, तो N1 DU1 हो गया। फिर अब हम लोग N1 को करेंगे, U1 को छोड़ देंगे, तो N1 DU1, फिर U1 DN1, ठीक है। इस तरह से एक बार N2 DU2, ठीक है, फिर एक बार U2 DN2, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे होगा। फिर अगर मैं इसका करना चाहूँ तो आप कैसे हो जाएगा, सोचो, इसका N3 छोड़ देंगे, DU3, ठीक है, फिर आपको U3 छोड़ दोगे, फिर DN3, इस तरह से होगा। इस तरीके से बनता जाएगा, बीच में प्लस होगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो टर्म मिल रहा है, एक N1 DU1 वाला, एक N2 DU2 वाला, ये चलते जाएगा N3 D3। इस तरह से यहाँ पे U1 DU1, U1 DN1, U2 DN2, इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो क्या करेंगे, हम सबको सेपरेट कर देंगे। N वाले को अलग कर देंगे सेपरेट, U वाले को अलग सेपरेट कर देंगे। N वाला जो होगा U के रिस्पेक्ट में होगा, U वाला आपका N के रिस्पेक्ट में होगा। इस तरीके से जब सेपरेट कर देंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखो ये mu1 DN1 mu2 DN2 ये कहाँ मिल रहा है, देखो तो यहाँ पे mu1 DN1 mu2 DN2, इसको नहीं मानेंगे, इसको मानते हैं हमने इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो ये देखो mu1 DN1 mu2 DN2 mu3 DN3, यहाँ पे ये मैच कर रहा है इसमें mu i DUI तक। तो इसका वैल्यू पे क्या आ जाएगा, ये DG आ जाएगा। तो आपका ये टर्म बचा रहेगा, यहाँ पे DG आ जाएगा। जब यहाँ पे DG आ जाएगा, यहाँ पे DG, खुद सोचो कि इसमें से क्या जोड़ेंगे, कि DG के ही बराबर आ जाए, इसके बराबर, मतलब कि ये वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये वाला टर्म मेरा 0 हो रहा है, तो यहीं से आपका ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आपका गिब्स डुहेम इक्वेशन आ गया। लेकिन ये आपका गिब्स डुहेम इक्वेशन है, ठीक है, गिब्स डुहेम इक्वेशन। लेकिन अगर आपको मैंड्यूल्स का यहाँ पे लगाना है, मार्ग्यूलस का, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करना होगा। आप जानते हो कि ये मोल N1 को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग N1 में N2 से डिवाइड करते हैं, N1 प्लस N2 से। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे X1 आ जाएगा, क्योंकि N1 बाई N1 प्लस N2 ये आप जानते हो Chi1 का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे DU1, यहाँ पे DU2 आ गया, ये आपका मोल फ्रैक्शन है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं DU को, ये जो DU है, ये जो DU2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू DX2, DX1 एंड DX2, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सेम, इसको ये तो सेम था, X1 आपका सेम था, बस इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे आ जाएगा DU1 बाई DX1 और यहाँ पे आ जाएगा DU2 बाई DX2, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको पता नहीं, यहाँ वाले एक बार लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, तभी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। तो यहाँ पे आप भी देखो, हम लोग को एक बात और पता है कि X1 प्लस X2 क्या होता है, 1 होता है ना। मोल फ्रैक्शन दोनों को मिला के 1 होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है दोनों को मिला के 1 ही होगा, है ना। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे DX1 प्लस DX2 बाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस DX2 आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि DX1 का वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में 4 में, है ना, इस इक्वेशन में। तो DX1 का वैल्यू क्या है, माइनस DX2, इसको हम लोग पुट करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। और देखो जब ये साइन है तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगी तो साइन तो यहीं पर आ जाएगा ना, तो बराबर के जब उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो वही हुआ, यहाँ पे प्लस में आ गया, मतलब कि ये जो नेगेटिव साइन है ये उधर भेजे बराबर के, तो प्लस में आ गया, ये कट गया, बच्चा आपका ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ठीक है। जब ये चीज़ बच गया है आपका यहाँ पे, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि केमिकल पोटेंशियल होता है। इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, ये F क्या है, F होता है फुगासिटी। फुगासिटी एक तरीके से पार्शियल प्रेशर होता है जो कि हम लोग नॉन आइडियल गैस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर होता है जो हम लोग नॉन आइडियल गैस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नॉन आइडियल के लिए ये वाला चीज़ देख रहे हैं, वो आपका आइडियल के लिए था जो आपका गिब्स डुहेम इक्वेशन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये जो होता है ना, जब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये वाला जो वैल्यू है आपका यहाँ पे पुट होगा, म्यू आई का जो वैल्यू है ये वाला आपका यहाँ पे पुट होने वाला है। तो RT तो कांस्टेंट होता है, खुद सोचो ना आप, RT तो कांस्टेंट होता है, तो RT कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा ln f, है ना। तो यहाँ पे RT बाहर निकल गया, बचा d ln f बाई dxi, यहाँ आई नहीं, ये 1 है, फिर यहाँ पर x2 है, ये RT हो गया, यहाँ पे RT आ गया, ये बाहर आ गया, और इसके जगह पे हमने ये वाला चीज़ रख दिया d ln f2 बाई यहाँ पे dx2, RT कट जाएगा, ये x1 d ln f1 है, ये यहाँ पे dx1 है, ये x2 d ln f2 बाई dx2। बहुत लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। फुगासिटी का जो है एक रिलेशन मिलता है x1 y1 fi, अगर i के टर्म में देखें तो i कंपोनेंट के लिए अगर हम अगर यहाँ पे लॉग लगा देंगे तो यहाँ पर सब में लॉग आ जाएगा, ln आ जाएगा। तो ln f1 ln x1 ln y1 ln f1, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ वाला ये वाला जो है सो खत्म हो जाएगा, बचेगा d ln x1 और d ln y1।
तो अब क्या होगा कि इस इक्वेशन को, ये जो आपका ln f का वैल्यू जो आया है, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे ln f में। जब इसको यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे x1 का x1 है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा d ln x1, और यहाँ पे y1 है ना, और यहाँ सेम टू सेम डी x2 बाहर में है, डी आपका रहेगा, और ये ln ये आपका अंदर आ जाएगा, डी ln x2 ये डी ln y2 है ना, इस तरह से होगा। जब ये इस तरह से होगा, यहाँ पे देखो ये वाला इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है ना, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आ गया है। तो अब देखो जब इसको हम अंदर करेंगे तो ये x डी ln x1 और ये x2 डी ln x2 ये जो होता है ये 0 हो जाता है। देखो ये जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ये से मल्टीप्लाई होगा, ये भी से मल्टीप्लाई होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो बचेगा ये वाला चीज़। तो x डी ln y1 और x डी ln y2 ये वाला आपका हो जाता है। यही है, देखो शुरुआत में हमने लिखा था यही वाला चीज़, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे जो है सो हमने a लिखा है, यहाँ b लिखा है। कंपोनेंट को मानने का तरीका है, हम लोग यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ आपका आ जाता है। और ये जो आपका इक्वेशन है गिब्स डुहेम एक मार्गुलस इक्वेशन है आपका। थोड़ा लेंदी है भले ही, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपका फेज इक्विलिब्रियम का जो है थ्योरम खत्म हो जाता है, जितने में डेरिवेशन थे वो खत्म हो गया। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है, और कैटलिस्ट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आपको भी बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू।